this lab number 8 and 9 we will study about AC bridge। जिसमें हम AC bridge में मैक्सवेल शेयरिंग और वेन ब्रिज को सिमुलेट करेंगे। AC bridge हमारे क्या होते हैं? AC bridge are those circuit which are used to measure the unknown resistance, capacitance, inductance, frequency and potential inductance। AC में हमारे पास इम्पीडेंस इन्वॉल्व होती है, तो इम्पीडेंस में हमारे पास तीनों चीज़ें आ जाती हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। तो इन चीज़ों को मेजर करने के लिए और प्लस फ्रीक्वेंसी और म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हम AC ब्रिज को यूज़ करते हैं। तो AC ब्रिज में जिस तरह हमने DC ब्रिज में उसको बैलेंस किया था, तो उसमें हमने जस्ट बैलेंस करने के लिए जो इक्वेशन ड्राइव की थी उसमें क्या था कि उसमें जो हमारे पास दो रेजिस्टेंस थी क्रॉस आर्म की, जो दो रेजिस्टेंस थी वो अदर क्रॉस आर्म के जो प्रोडक्ट था रेजिस्टेंस का उसके इक्वल थे। लेकिन इसमें अब चूँकि AC है तो AC में हमारे पास फेज़ इन्वॉल्व होगा, तो इसमें हमें फेज़ की कंडीशन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो भी हम आगे जाकर स्टडी करते हैं। सो द नल डिटेक्शन इज ऑब्टेन्ड व्हेन द वोल्टेज एट पॉइंट B इज इक्वल टू वोल्टेज एट पॉइंट D। सो यहाँ पर दोनों के वोल्टेज सेम होंगे तो ये इक्वल होगा। दीज टू वोल्टेज शुड बी इक्वल इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फेज। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास फेज़ का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो गया, तो ये जो वोल्टेज हैं ये इक्वल होने चाहिए एम्पलीट्यूड में भी और फेज़ में भी। सो दैट मीन्स टू ऑब्टेन दिस कंडीशन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB शुड बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AD। सो वोल्टेज ड्रॉप जो है AB का इक्वल होना चाहिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AD के। इन टर्म ऑफ करंट एंड इम्पीडेंस वी कैन राइट, सो करंट और इम्पीडेंस की फॉर्म के अंदर अगर हम इसको राइट करें तो सिंपल इस इक्वेशन को VA और VAB और VAD की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए, तो ये क्या बनेगी? सो दिस इज हमारा दिस Z1 एंड दिस इज Z2। तो ये क्या हो जाएगा? VAB इक्वल टू I1 Z1, ये किसके इक्वल है? VAD के, और VAD किसके इक्वल है? I2 Z2 के इक्वल। एंड सिमिलरली VBC इक्वल टू VCD, और VCD हमारा किसके इक्वल है? I3 Z3 के इक्वल। VCD हमारा किसके इक्वल है? I4 मल्टीप्लाई Z4। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इन दो इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आएगा वो ये आएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू Z3 डिवाइडेड बाय Z4। अगेन ये हमारे पास वही रिलेशन बन चुका है जिसमें अगर आप देखें कि ये जो इम्पीडेंस है क्रॉस आर्म की, इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा उस इम्पीडेंस के प्रोडक्ट के जो अदर क्रॉस आर्म की में जो बॉल में एक्सपोज हमारे पास ये Z1 Z4 इनका प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू Z2 Z3। इसमें हमारे पास फर्स्ट तो वही कंडीशन है कि जैसे हमारे पास जो हमने DC ब्रिज में पढ़ा था कि इसकी जो इम्पीडेंस है क्रॉस आर्म का इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा जो इनका जो फेज़ है वोल्टेजेस का वो भी सेम होना चाहिए। सो हम एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम AC ब्रिज को बैलेंस करते हैं। जस्ट लाइक जैसे ये एक केस है, इस केस के अंदर हमारे पास 4 इम्पीडेंस गिवन है। इस 4 इम्पीडेंस में ये सर्किट बनाया हुआ और इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं और पूछा हुआ है कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। सो हमने अगर सिमुलेशन करनी हो, हमारे पास इस तरह का कोई भी एक सर्किट हो, तो हमने सिमुलेशन के थ्रू उसको बैलेंस करना हो, या सपोज यही एक सर्किट है, अगर आप इसको सिमुलेट करेंगे तो आप इसको सिमुलेट करने के बाद आपने ये बताना होगा कि आपका ब्रिज बैलेंस है या नहीं बैलेंस। सो प्रैक्टिकली आप क्या करेंगे? प्रैक्टिकली इसको चेक करने के लिए ब्रिज बैलेंस है या नहीं बैलेंस, आप यहाँ पर एक डिटेक्शन मीटर लगा लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल आप AC वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। अगर उसकी जो वैल्यू है वो 0 वोल्ट होगी तो इट मीन्स कि आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन के अंदर है। और थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो आप इसकी वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। ये देखें जस्ट लाइक जो भी हमने रिलेशन ड्राइव किया था Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3। सो यहाँ पर आप इसको कंप्यूट करें इस इक्वेशन को। अगर ये दोनों इक्वल आती हैं तो देन यू कैन से कि this bridge is balanced, but इसमें एक और कंडीशन भी आपको चेक करनी पड़ेगी। इन दिस कंडीशन
इसकी जो फेज़ एंगल की कंडीशन है। सो ये फेज़ एंगल किसका है? सो ये अपोजिट, ये जो आप इम्पीडेंस है इसमें अगर देखें तो आपका θ1 θ4 इक्वल है θ2 प्लस θ3 के। सो एक जो आपका अपोजिट आर्म है उनका जो फेज़ एंगल का सम है वो अदर अपोजिट आर्म के फेज़ एंगल के सम के इक्वल है। सो इसमें दो कंडीशंस हैं, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी देन आपका ब्रिज बैलेंस होगा, अदरवाइज आपका ब्रिज बैलेंस नहीं होगा। सो इसमें आप θ1 θ4 आप निकाल सकते हैं। सिंपल आप इम्पीडेंस ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, इम्पीडेंस ट्राइंगल से आप थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। Z1 Z4 Z2 और Z3 की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी तो आपका ब्रिज बैलेंस होगा। और प्रैक्टिकली चेक करने के लिए आप इसकी सिमुलेशन करेंगे। सिमुलेशन में आप सिमिलरली इसी तरह का सर्किट बनाएंगे और यहाँ पर आप डिटेक्शन मीटर लगाएंगे। सो आप देखेंगे कि अगर ब्रिज बैलेंस है तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, मतलब आपकी वोल्टमीटर की वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि आपका जो ब्रिज है बैलेंस है। इस केस के अंदर देखा जाए तो हमारे पास जो Z1 Z4 है वो इक्वल नहीं है Z2 और Z3 के। इस तरह से हमारा जो ब्रिज है ये अनबैलेंस कंडीशन के अंदर। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैक्सवेल ब्रिज। इन दिस ब्रिज the inverse the value of unknown inductance is measured by comparison with variable standard self inductance। इसमें हमारे पास जो अननोन इंडक्टेंस है ये हमारे पास अननोन इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो हम कंप्यूट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं उसका स्टैंडर्ड सेल्फ इंडक्टेंस के साथ। सपोज करें कि ये आपका सर्किट है, ठीक है, इसमें आपकी जो अननोन वैल्यू है इंडक्टेंस की दिस इज़ L1। सो आपको पता है कि कोई भी जो इंडक्टेंस होता है वो प्योर इंडक्टेंस नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का पार्ट भी ऐड होता है, ठीक है। सो आइडियली इंडक्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगर आप सिंपल एक इंडक्टर लें और उसकी मीटर के साथ उसकी वैल्यू को मेजर करें तो कुछ ना कुछ उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आएगी। तो इस केस के अंदर अगर हम देखा जाए तो ये जो रजिस्टर हमने अटैच की है, सो एक तो इसका पर्पज़ ये है कि हमारा जो रजिस्टर है ये प्योर रजिस्टर नहीं होता, प्रैक्टिकली उसके साथ रेजिस्टेंस का जो पार्ट है वो ऐड होता है। चूँकि कम होती है उसकी वैल्यू, लेकिन उसकी हमने इक्विवेलेंट सर्किट में अगर हम उसको ड्रॉ करें तो इंडक्टेंस के साथ रेजिस्टेंस भी आती है। तो ये हमारे पास मैक्सवेल ब्रिज है। सो इस ब्रिज को हमने बैलेंस करना है। सो इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारा जो फर्स्ट क्रॉस आर्म है इसकी जो इम्पीडेंस है इसका प्रोडक्ट जो अदर क्रॉस आर्म है उसकी इम्पीडेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिलेशन ड्राइव करना है इसका, जो हमारे पास जो वैल्यू है L1 अगर आप उसको सपोज कर लें दिस इज़ योर अननोन इंडक्टेंस, तो आपने यहाँ से अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू को कंप्यूट करना है। तो उसके लिए आपने रिलेशन ड्राइव करना है। तो आपने रिलेशन ड्राइव करने के लिए आपने कंसीडर किया है कि आपका ये जो ब्रिज है सो दिस इज इक्वेशन ये दिस इज योर मैक्सवेल ब्रिज, ये बैलेंस कंडीशन के अंदर बैलेंस कंडीशन के अंदर आपने इसकी इक्वेशन को इक्वेट किया है। इक्वेट करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके जो वोल्टेजेस हैं दिस वोल्टेज शुड बी इक्वल टू दिस वोल्टेज। तो इसमें आपके पास जो Z1 है Z1 आपकी होगी R1 प्लस j ओमेगा L1 और जो आपकी Z2 होगी दिस इज़ योर Z2 दिस विल बी इक्वल टू R2 प्लस j ओमेगा L2। so, आपने क्या किया कि ये जस्ट जो आपकी जो इक्वेशन है अभी जो हमने प्रीवियसली यहाँ पर रीड किया है कि हमारे पास जो B है वो इक्वल होनी चाहिए BBC के। तो सिमिलरली हमने क्या किया है BAB को इक्वेट किया है BAD से। सो ये जो हमारे इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा जो इसके क्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है। इसमें
हमारे पास ये Z2 है, तो Z2 की जो इम्पीडेंस है यहाँ से कैलकुलेट हो गई है। सो इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर इक्वेशन को इक्वेट किया है, तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आया है वो L1 L2 इक्वल है R3 R4 के। ये आफ्टर इसको ड्राइव करने के बाद ये इक्वेशन आएगी आपको। इसमें आपने जस्ट इम्पीडेंस की जो वैल्यू है उसको निकाला है ना। इम्पीडेंस की वैल्यू जब आपकी निकल आई तो आप सिंपल ये वाला जो फार्मूला है Z1 Z4 Z2 Z3 इसमें आप पुट करेंगे। इसमें पुट करने के बाद आपके पास ये फाइनल रिलेशन आती है। ये फाइनल रिलेशन में अगर आप देखें तो इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसकी इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं और जो इसकी वैल्यू है इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू योर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगेन हमारे पास ये अलग से उसी तरह से ये वैल्यू को लिखा हुआ है। Z1 की वैल्यू ये है, तो ये इसको Z1 लिखा हुआ है। दिस इज Z2 will be इक्वल टू R2 दिस। ये जो हमारे पास ब्रिज था ये सिंपल मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है, और ये जो ब्रिज है दिस इज मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। तो इस ब्रिज के अंदर जो अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू है वो मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? बाय कंपैरिजन विद वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर। हम वेरिएबल स्टैंडर्ड कैपेसिटर से कंपेयर करते हैं, उससे हम अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू को करते हैं। इसमें अगेन उसी तरह से अगर हम जो इक्वेशन है उसको कंप्यूट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी अननोन इंडक्टेंस की और जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी तो हम यहाँ से इसको कंप्यूट कर सकते हैं। दिस इज़ योर L1 जो आपका अननोन इंडक्टेंस है, और जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारे पास है R2 R3 डिवाइडेड बाय R4। इसमें भी अगर आप देखें तो ये फाइनल रिलेशन के अंदर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ये इन्वॉल्व नहीं है। इसमें भी आपका जो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट हो। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज इज आल्सो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। इसमें अगर आप देखें Z1 Z4 ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन हमने ड्राइव की थी इसमें इन्होंने Z1 की वैल्यू पुट की है। Z1 ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों की इम्पीडेंस आ जाएगी R1 + j ओमेगा। L1 Z2 हमारे पास R2 के इक्वल है, Z3 R3 के इक्वल है, और जो Z4 है ये दोनों पैरेलल में है तो इसकी यहाँ पर पैरेलल की इम्पीडेंस कंप्यूट की हुई है। तो 1/R4 + 1/j ओमेगा c। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा R4 1 + j ओमेगा c। उसके बाद फाइनली आपने यहाँ पर इन दोनों को इस इक्वेशन के अंदर पुट किया। पुट करने के बाद आपके पास R1 और L1 का ये वाला रिलेशनशिप है, और ये जो रिलेशन है ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। तो इसमें भी देखें एडवांटेज इसका क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट इज़ यूजफुल फॉर मेजरमेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ इंडक्टेंस और ऑडी फ्रीक्वेंसी। The scale of resistance can be calibrated to read directly। तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू को करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसका जो डिसएडवांटेज है इसका जो क्वालिटी फैक्टर है वो काफ़ी लो होता है। सो क्वालिटी फैक्टर क्या है? क्वालिटी फैक्टर को हम देखें ये आपके मैनुअल के अंदर मैंने डाला हुआ है, तो आप इसको यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है किसी भी इंडक्टर का? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी इंडक्टर जो है वो प्योर इंडक्टर नहीं होता। सो जब वो प्योर इंडक्टर नहीं होगा तो क्या होगा कि उसमें रेजिस्टिव पार्ट ऐड होगा, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से उसमें कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा। सो वो जो हीट लॉस होगा उसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है इंडक्टर की वो कंप्रोमाइज़ होगी। तो हम क्या करते हैं कि उसकी क्वालिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वालिटी फैक्टर का यूज़ करते हैं जो उसकी क्वालिटी को गेज करता है। तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है ये आपका XL और R की रेशो होती है।
तो इसमें जैसे बताया गया क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इंडक्टेंस टू रेजिस्टेंस। क्वालिटी फैक्टर कैन बी फाइंड आउट थ्रू बिलो इक्वेशन वेयर आर इज द इंटरनल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। इसमें लिखा भी हुआ है कि देयर हैज़ नॉट बीन इंटर क्रिएटेड date in real world inductor have a series resistance created by copper or other electrical conducting metal wire forming the coil. This series resistance convert the electric current flowing through coil into heat। तो ये जो हमारी resistance होती है इस resistance की वजह से हमारी heat dissipate होती है। heat dissipate होने की वजह से हमारे यहाँ पर loss होता है। इस loss को हम कहते हैं loss of inductive quality। इसको हम इसकी क्वालिटी फैक्टर से हमें पता लगता है कि इसकी जो लॉस है वो कितना है, कितना परसेंट इसका लॉस है। सो नेक्स्ट हम एक केस की तरफ चलते हैं और इस केस को आप सिमुलेट भी करेंगे। सो इस केस में उसने कहा हुआ कि अ मैक्सवेल वेन ब्रिज यूज अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर ऑपरेट एट अ सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज। ये एक आपके पास मेन ब्रिज है, मैक्सवेल मेन ब्रिज, उसकी डिस्टेंस दी हुई है, ऑपरेट और कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कर रहा है। जो ऐसी ब्रिज है उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। बैलेंस इज अचीव। सो बैलेंस जो अचीव है मैंने R2 R3 एंड R4 R2 R3 R4 की वैल्यू दे दी है। तो सिंपल उसने कहा है कि आपने उसकी इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना है। अब आप क्या करेंगे कि इस इंडक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसकी कैलकुलेट करने के बाद आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू है ये सिंपल जो हमने ब्रिज को बैलेंस करने के बाद जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया था वो वाला एक्सप्रेशन है, उसके थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर लें। तो आपने इसमें करना क्या है कि आपने ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं ब्रिज की। ये जो ब्रिज था इसकी तमाम वैल्यू आपके पास आ गई हैं। आपने जस्ट इसको इस सर्किट को सिमुलेट करना है मल्टी सिम के अंदर और ये जो वैल्यू है ये आप वैल्यू सेट करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास शेयरिंग ब्रिज। अगेन उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जस्ट इंडक्टेंस की बजाय कैपेसिटेंस आ गई और यहाँ पर रेजिस्टेंस की बजाय एक फिक्स कैपेसिटेंस आ गई। तो हम इसमें अननोन कैपेसिटेंस को मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस। ये जो हमारी कैपेसिटेंस है, ठीक है। सो शेयरिंग ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस एंड डायलैक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटेंस। सो डायलैक्ट्रिक लॉस का मतलब क्या होता है, जो डायलैक्ट्रिक मटेरियल होती है जब आप उसको अंडर स्ट्रेस रखते हैं AC वोल्टेज में तो क्या होता है कि AC की फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब 50 हर्ट्ज़ के ऊपर अगर ऑपरेट कर रहा है तो एक साइकिल के अंदर जो रिवर्सल होगी उसकी वो 100 टाइम होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, जो हमारी पीक है पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक की तरफ मूव करेगा। फिर नेगेटिव साइकिल से अगर हम बात करें तो पॉजिटिव साइकिल की तरफ आएगा। वो जो चेंज आता है नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव जो रिवर्सल होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो डायलैक्ट्रिक मटेरियल है उसके अंदर हीट लॉस प्रोड्यूस होता है। और उस हीट लॉस को मेजर करने के लिए हम डायलैक्ट्रिक लॉस या टेन डेल्टा को हम यूज़ करते हैं उसको मेजर करने के लिए। सो जो आपका डेसिपेशन फैक्टर होता है ये किसके इक्वल होता है, तो दिस डेसिपेशन फैक्टर इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ R इंटू R डिवाइडेड बाई XC। तो ये R और XC की रेशियो होती है डेसिपेशन फैक्टर। तो ये आपका बताती है कि आपका जो मटेरियल है इंसुलेटिंग मटेरियल है उसकी जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितनी एफिशिएंट है। इसको चेक करने के लिए हम डेसिपेशन फैक्टर को यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें Z1 हमारा क्या होगा, ये सीरीज़ में है तो आपका Z1 हो जाएगा 1/j⍵c प्लस R। Z2 आपका जो है वो सिंपल
Z1 डिवाइडेड बाय Z2, और Z2 इस केस के अंदर आपका R1 है, Z3 आपका 1/j⍵c है, Z4 आपका ये जो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आ रही हैं, ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी पैरेलल के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें R1, so this is your R1C2 equal j⍵c plus R equal to R1C2 divided by R2C1 into R2 plus j⍵c2। इस केस के अंदर अगर आप देखें आपकी Z4 क्या है, Z4 will be equivalent to R2 plus 1/j⍵c2। सो हमने क्या किया कि हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन था ये वाला Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल हो गए Z3 और Z4। हमने इसमें इक्वेशन में Z1 Z2 Z3 Z4 की जो वैल्यू है इसको पुट किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो R की वैल्यू है, मेन हमारा जो कोई भी कैपेसिटर है वो प्योर कैपेसिटर नहीं होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टिव पार्ट ऐड होगा, तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐड की है। तो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट हो जाएगी, और ये जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ से सिंप्लीफाई होकर आएगा। सो ये इसका रियल पार्ट है, इसको जब हम सिंप्लीफाई किया, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे हमारे पास ये ब्रिज है, और ब्रिज में हमने R और C की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हम इस एक्सप्रेशन से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर जब हमने इस एक्सप्रेशन से इसको कैलकुलेट कर लिया तो हम क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे सिमुलेशन के अंदर। सिमुलेशन में ये सर्किट बनाने के बाद ये वैल्यूज़ हम रखेंगे जो हमने कैलकुलेट की है, और जो बाकी अदर वैल्यूज़ जो गिवन है वो हम पुट करेंगे। उसके बाद हम सिमुलेशन के थ्रू देखेंगे कि हमारा जो सर्किट है वो हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। अगर तो बैलेंस है तो उसका मतलब ये है कि हमने इसकी जो वैल्यू है वो सही कंप्यूट की है, अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारा जो ब्रिज है वो अनबैलेंस कंडीशन के अंदर है। सो फाइनल है हमारा मेन ब्रिज। सो मेन ब्रिज इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें हम फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। फर्दर हम इसको ऑडियो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के लिए भी यूज़ करते हैं एज अ फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेशन के लिए अगेंस्ट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एंड HF ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसमें अगेन ये आपका जो मेन ब्रिज है इसमें क्या चेंज है, इसमें आपका कैपेसिटर यहाँ पर है, यहाँ पर कैपेसिटर पैरेलल के अंदर आ गया और यहाँ पर कैपेसिटर आपका सीरीज़ के अंदर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आपका जो Z1 होगा इन दोनों की पैरेलल के अंदर आ जाएगा। सो Z1 आपका किसके इक्वल होगा, R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस j⍵c1 R1, ये दोनों पैरेलल में आ गए। Z2 आपका क्या होगा, ये दोनों सीरीज़ में हैं, R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय j⍵c2। Z3 और Z4 सिंपल R3 और R4 के इक्वल हैं। तो आप जो हमारी इक्वेशन है Z1 Z4 इक्वल्स टू Z2 Z3 इसमें कंप्यूट करेंगे। तो कंप्यूट करने के बाद इसमें ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, और एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होने के बाद जो आपकी फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन है वो ये आ जाएगा। तो इसमें आप देखें आपके पास फ्रीक्वेंसी एलिमिनेट नहीं हुई। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप कंप्यूट करें तो ये ओमेगा इस ओमेगा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी। हमने उसमें भी देखा था जो हमारा मैक्सवेल ब्रिज था उसमें भी जे ओमेगा से जो आपका ओमेगा था वो ओमेगा से कैंसिल आउट हो गया था, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो इन्वॉल्व नहीं हुई थी। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वॉल्व होगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। सो इस ब्रिज की अगर आप एग्जांपल एक करें, एग्जांपल जिसको आप सिमुलेट भी करेंगे, तो इसमें अगर देखें कि आर्म ऑफ 4 आर्म ब्रिज ABCD सप्लाई विद साइनोसॉइडल वोल्टेज,
ठीक है। तो इसमें आपके पास इसकी जो रेजिस्टेंस है ये गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, इसकी भी कैपेसिटेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। सो हमने क्या करना है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ R2 एंड फ्रीक्वेंसी एट विच ब्रिज विल बैलेंस। इसमें जो हमने मैक्सवेल ब्रिज का और हमारा शेयरिंग ब्रिज का, यहाँ पर जो हम फ्रीक्वेंसीज को सिलेक्ट करते थे 50 हर्ट्ज़ 100 हर्ट्ज़, ठीक है, उसको चेंज करने से हमारा जो ब्रिज था, अगर हमने एक बार उसको बैलेंस कर लिया तो अनबैलेंस नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, सपोज मैंने 50 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ में किया है, तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ में इसको चेंज करने से आपका जो ब्रिज पहले अगर बैलेंस था तो वो अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको उसके रिस्पेक्टिव बाकी भी चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन में आपकी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी को अगर आपने चेंज किया तो आपको क्या करना होगा, इन पैरामीटर्स को ट्यून करना होगा अगेन अपने ब्रिज को बैलेंस करने का। so, इसमें अगेन हमारे पास R2 का पूछा हुआ जिसके ऊपर ये ब्रिज बैलेंस होगा। तो सिंपल जो हमने पहले से इक्वेशन की है ये वाली, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, R2 की वैल्यू को आप कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ से ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ से ड्राइव हुआ है ये वाला। जब ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया तो यहाँ से आप देखें R4 R3 C1 C2 R1 इसकी वैल्यू गिवन है, तो आप पुट करेंगे तो यहाँ से ऊपर आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी। जब R2 की वैल्यू आ गई, अब ये इतने सारे पैरामीटर्स की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका जो ब्रिज होगा वो बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से आपने जो कोई भी टास्क आपको दिया जाता है सिमुलेशन के लिए, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको सिमुलेशन के थ्रू चेक करेंगे कि आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। सर इसमें हमारे पास जो प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करते हैं कि हम ब्रिज को बैलेंस कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, और प्रैक्टिकली फिर हम ये सर्किट डिज़ाइन करते हैं ब्रिज का, और हम देखते हैं कि वो ब्रिज बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ। अगर बैलेंस हो जाता है तो हमने जो कैलकुलेशन की होती है उसका मतलब है वो कैलकुलेशन हमारी एग्जैक्ट ट्रू है। फिर हम क्या करते हैं, LCR मीटर हमारा होता है, इंडक्टर कैपेसिटिव रेजिस्टिव मीटर, तो उससे हम उसकी जो इंडक्टेंस की वैल्यू और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो भी हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली। बट यहाँ पर सिमुलेशन में हमारे पास ये कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास LCR मीटर नहीं है जिसके थ्रू हम इसकी वैल्यू को मेजर कर सकें। तो आपने क्या करना है कि जैसे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है और फिर सिमुलेशन के अंदर आपने उसको वेरीफाई करना है कि आपका जो ब्रिज है उस वैल्यू के ऊपर जो है वो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें सिमुलेशन के अंदर चलते हैं, सिमुलेशन के अंदर हम देखते हैं। तो ये सिंपल एक मैक्सवेल ब्रिज को मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ। तो ये आपका कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, ये अगेन कैपेसिटर रजिस्टर कैपेसिटर, ये आपका वेरिएबल कैपेसिटर है। तो आप कैपेसिटर को सेट करने के लिए यहाँ पर बेसिक एलिमेंट में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये कैपेसिटर पड़ा हुआ है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रजिस्टर भी है, अगेन वेरिएबल रजिस्टर भी है, वेरिएबल कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है। तो आप यहाँ से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू को आप फर्दर चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन करने के बाद इस ब्रिज को बैलेंस किया था। तो यहाँ पर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी जो मैंने सेट की हुई, मैंने 10 kHz सेलेक्ट की हुई है। तो एम्पलीट्यूड जो है इसका वो 10 वोल्ट है, पीक टू पीक रखा हुआ। तो यहाँ पर अगेन मैंने AC जो वोल्ट मीटर है वो मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इसको मैं ये देखें नैनो वोल्ट अंदर अगेन सिग्नल आ रहा है। इसका जो मोड है वो आप चेंज कर रहे हैं AC को। ये देखें ये बहुत स्मॉल नॉइज सिग्नल है, ऑलमोस्ट ब्रिज हमारा बैलेंस है। तो इसको आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट करेंगे कि ये जो ब्रिज है आपका बैलेंस है या नहीं बैलेंस। कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपका
इम्पीडेंस है क्रॉस आर्म की, उनका प्रोडक्ट जो अदर क्रॉस आर्म की जो इम्पीडेंस है उसके इक्वल होना चाहिए। और फर्दर जो फेज़ एंगल वाली कंडीशन है वो भी आप चेक करेंगे। और फेज़ एंगल आप इसकी जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है वहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब ये दो कंडीशन आपके पास वेरीफाई हो जाएंगी तो आप इसको सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे मल्टी सिम के अंदर, और फिर आप इसकी सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे। फिर आप चेक करेंगे कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो आपकी एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज के अंदर सिग्नल मिलेगा, इवन कि 0.0005 वोल्ट भी मिले, मतलब मिली वोल्ट से कम सिग्नल आपको मिलना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। अगर मिली वोल्ट है या मिली वोल्ट से ज़्यादा का सिग्नल है तो मीन्स आपका ब्रिज बैलेंस नहीं है। तो इस तरह से अभी जो हमने ब्रिज को इंडक्टिव ब्रिज के लिए हमने मैक्सवेल ब्रिज यूज़ किया है, वेन ब्रिज हमने फ्रीक्वेंसी के लिए किया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ब्रिज को यहाँ पर सिमुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ। तो आप यहाँ पर फर्दर इसकी जो वोल्टेज है वो भी चेक कर सकते हैं। चूँकि ऐसे सिग्नल है तो ये वेरिएशन आ रही है, ये देखें ऑलमोस्ट सेम है दोनों की वोल्टेज। RMS वोल्टेज अगर आप देखें 2.58 2.58। तो इस तरह से ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन होती है। मूव टुवर्ड्स आवर लैब टास्क, इसमें हम देखेंगे आपको क्या परफॉर्म करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यही वो सर्किट है हमारे पास शेयरिंग ब्रिज का। इसमें जस्ट आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आप इसकी सिमुलेशन करेंगे। सिमुलेशन में आप जस्ट इसका स्टेटस बता देंगे मेजर वैल्यू की जगह, यहाँ पर आप इसका स्टेटस बता देंगे कि योर ब्रिज इज़ बैलेंस या अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पर आप C3 R2 R4 C4 ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसकी रेंज है, R4 की ये C4 की रेंज है, और C3 और R2 की ये जो वैल्यू है ये आप कोई सी भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, या बेशक आप इसकी एक फ़िक्स वैल्यू ले लें। तो इन वैल्यू को आप सिलेक्ट करते हुए आपने जो CX है अननोन आपका जो कैपेसिटेंस है ये वाला दिस इज CX, इसकी वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद आप इसकी सिमुलेशन कीजिएगा, और यहाँ पर आप लिख देंगे कि सिमुलेशन स्टेटस, यहाँ पर आप लिख देंगे बैलेंस अनबैलेंस जो भी हो, ठीक है, और एब्सोल्यूट एरर परसेंटेज एरर, और ये आपका ख़त्म हो जाएगा। डेसिपेशन फैक्टर आप निकाल सकते हैं R/XC, यहाँ से आपका डेसिपेशन फैक्टर आ गया। सो नेक्स्ट है आपका मैक्सवेल ब्रिज। इस ब्रिज के अंदर आपने जो इंडक्टेंस है LX की, इसको आपने कैलकुलेट करना है, और ये आप जो वैल्यूज़ हैं यू कैन टेक दीज वैल्यूज़, आप अपनी चॉइस से ये वैल्यूज़ ले सकते हैं। सो उसके बाद आपने यहाँ पर जब आपने ये वैल्यू अपनी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपने इसकी सिलेक्शन कर ली, उसके बाद उसके रिस्पेक्टिव आप LX की कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इसका स्टेटस लिख देंगे सिमुलेशन स्टेटस, और यहाँ पर आप उसकी जो सिमुलेशन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो अटैच कर देंगे। सो नेक्स्ट है हमारा जो लैब नंबर 9 है वो है वेन ब्रिज। सो वेन ब्रिज में आपने ये वाला जो टास्क है ये आपको परफॉर्म करना है। So this is